हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 35। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारी इस कहानी में क्या हुआ। वहाँ ख्वाहिश का मन कहीं लग ही नहीं रहा था। आज वे सबके साथ होकर भी नहीं होने जैसी ही लग रही थी। उसका दिमाग बार बार आरव के बारे में ही सोच रहा था। ख्वाहिश कहती है, गाइस यार मैं घर जा रही हूँ। सब एक साथ पूछते हैं क्या हुआ। ख्वाहिश कहती है, कुछ नहीं यार, आज दी जाने वाली हैं और मुझे बुरा लग रहा है। वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं और अब छोटू बेबी से भी बात नहीं हो पाएगी। सब पूछते हैं लेकिन क्यों जा रही हैं दी इतनी जल्दी। ख्वाहिश कहती है, जीजू आ रहे हैं उन्हें लेने। वो बस 2 दिन के लिए आई थी पर अब उन्हें यहाँ उनसे भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। वहीं ईशा कहती है, जीजू से मैं बात कर लेती हूँ, वो हमारी दी को कहीं नहीं लेकर जाएंगे। ख्वाहिश कहती है, लेकिन बेबी को भी तो उसके पापा चाहिए ना, कुछ दिन और रुक जाती दी हमारे पास। वहीं भावना कहती है, हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ अपने साथ ही रहें, लेकिन उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, अपनी राय है जिन्हें एक दिन अलग होना ही पड़ता है। इसलिए मेरी जान इतना उदास मत हो, एग्ज़ाम के बाद हम सब चलेंगे ना उनके पास। भावना को उसकी बातें सुनकर ख्वाहिश मुस्कुरा देती है। सबके साथ भावना को देखने लगते हैं। भावना कहती है, अरे बाबा ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम सब। अंशु कहता है, यार तुम कभी कभी काफ़ी समझदारों वाली बातें कर लेती हो। अच्छा लगा सुनकर, ये कहकर सब हंसने लगते हैं। भावना कहती है, तू हमेशा स्टूपिड बातें ही करता रहता है, कभी तो सीरियस हो जाया कर तू। हर बार में तुझे मजाक ही सूझता है, स्टूपिड कहीं का। ये कहकर वो मुंह बना लेती है। ख्वाहिश कहती है, मुझे इसकी स्टूपिडिटी की काफ़ी अच्छी भी लगती है, पर कभी कभी अंशु ख्वाहिश के पास आकर उसके गले लग जाता है और कहता है, बस एक तू ही तो मुझे प्यार करती है और ये सब सब के सब मुझे डांटते रहते हैं। ख्वाहिश उसे दूर करते हुए कहती है, अच्छा अच्छा अब बस भी कर, अब मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम स्टूपिड हो। भावना झूठ थोड़ी ना बोलेगी। ख्वाहिश ये कहते ही सब एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वहीं अंशु कहता है, अरे यार मैं जा रहा हूँ, तुम सब बहुत बुरे हो। शिव उसके गले में हाथ डालकर कहता है, नौटंकी बनकर। अब सबकी तरफ देखते हुए कहता है, गाइस कहीं घूमने चलते हैं। ख्वाहिश मना करते हुए कहती है, यार आज नहीं, कभी और चलेंगे। इतने में ईशा का फ़ोन रिंग करता है। ईशा की मॉम की कॉल थी। वो ईशा को घर जल्दी लाने को कहती हैं क्योंकि उन्हें कहीं पार्टी में जो जाना था। ईशा कहती है, सॉरी गाइस मुझे जाना होगा। अभी मैं बताना भी भूल गई कि डैड के खास दोस्त के यहाँ पार्टी है आज, मुझे अभी निकलना होगा। सब कहते हैं ठीक है। ईशा सबको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद ख्वाहिश को भी जाने के लिए कहती है। शिव कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ख्वाहिश उसे मना करते हुए कहती है, आज तुम्हारी लैब में क्लास थी, याद नहीं है तुम्हें। शिव कहता है, ओह शिट मैं भूल ही गया था। ख्वाहिश शिव से कहती है, मेरी तरफ से अंशु और भावना को भी बाय कह देना। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही कैंटीन चले गए। ख्वाहिश आज फिर अकेले ही निकल गई। वो टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। एक टैक्सी उसके पास आकर रुकती है। ख्वाहिश हाथ आगे करके उस टैक्सी को रोकती है। टैक्सी रुक जाती है। ख्वाहिश उसे अपना एड्रेस बताते हुए चलने के लिए कहती है। ड्राइवर हाँ कर देता है। ड्राइवर के हाँ करने पर ख्वाहिश टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। टैक्सी उसी जंगल वाले रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही बीच में रुक जाती है। ख्वाहिश पूछती है, भैया क्या हुआ, आपने टैक्सी क्यों रोक दी। ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ख्वाहिश की नज़र कार की स्टीयरिंग्स पे जाती है। वो उसके लंबे लंबे नाखूनों को देख लेती है। नाखूनों को देखकर ख्वाहिश डर जाती है। वो जल्दी से टैक्सी से बाहर निकलकर भागने लगती है। वो साया मुस्कुराता है और उसका अपना चेहरा कवर किए हुए था, बस आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो लंबा सा काले रंग का कोट पहने हुए था जो उसके पैरों को भी कवर कर रहा था। उसी कोट की कैप से उसने अपने आप को कवर कर रखा था। उसी कोट में बस उसकी हाथों की उंगलियां, जिसके लंबे लंबे नाखून नज़र आ रहे थे, और उसकी वो डरावनी आंखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। पैर काले और लंबे बूट से ढके हुए थे।
ख्वाहिश को भागता हुआ देखकर वो टैक्सी से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो मन में कहता है, कितना भागोगी मेरी ख्वाहिश मुझसे, तुम्हारे लौटने का कितना इंतज़ार किया है मैंने, ये तुम्हें कैसे पता होगा। लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना होगा और उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ख्वाहिश बिना मुड़े बस भागे जा रही थी। उसे आरव का ख्याल आ रहा था। वो सोचती है, काश उस दिन की तरह ही आरव उसे मिल जाता और बचा कर ले जाता। वो साया ख्वाहिश को ही भागता हुआ देखता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो हवा की तरह उसके पीछे चला जाता है। एक ही मिनट में वह ख्वाहिश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ख्वाहिश उसे अपने सामने देखकर बिल्कुल डर जाती है और वो पीछे हटते हुए कहती है, प्लीज़ मुझसे दूर रहना। ख्वाहिश का उसे दूर रहने के लिए कहना, वो ख्वाहिश एक कदम के पास सामने खड़ा आ चुका था। उसे ऐसे इतने पास देखकर ख्वाहिश डर से बेहोश हो जाती है। ख्वाहिश नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। इससे पहले ही वो ख्वाहिश को उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में कहीं गुम हो जाता है। एक जगह जाकर वो रुकता है और एक खंडहर जैसी कोई जगह थी। वो ख्वाहिश को वहाँ की एक जगह पर बड़े प्यार से लिटा देता है। वो ख्वाहिश के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, कब से इस पल का इंतज़ार था मुझे ख्वाहिश, तुम मेरे पास आ जाओ और अब तो तुम बस मेरी हो, बस कोई और नहीं। तुम्हें वैम्पायर्स पसंद है, इसलिए मैंने खुद को वैम्पायर बना लिया। तुम्हारे लिए इस श्राप को भी अपना लिया और उस आरव ने आखिर क्या ही किया। उस आरव ने क्या किया? इतना ताकतवर होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हें मर जाने दिया। वह कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे लिए मैं एक इंसान से वैम्पायर बना हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर को देखा था, बस तब से ही पागलों की तरह तुम्हें चाहने लगा था। हम एक होने वाले थे, हमारी सगाई भी हो गई थी, लेकिन हमारे बीच वो आरव आ गया। उसने मुझसे तुम्हें छीन लिया। इस बार मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो ख्वाहिश, सिर्फ मेरी। और उस आरव को हमारे बीच हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। तुम्हारी एक झलक के लिए भी मैं तरस जाता हूँ। मैं उस आरव की वजह से, मुझे बस इसी मौके की तलाश थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर लेके चला जाऊँगा, जहाँ कोई भी हम तक पहुँच नहीं पाएगा। जानती हो जब तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मुझे पसंद भी नहीं करती हो। ये सोच कर भी तुम सोच नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। बिल्कुल मर जाने जैसा पल था वो, जब मुझे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है। तब मैं चाहता था कि सबको बता दूं कि तुम्हारे प्यार की खातिर मैं चुप रहा। सबको बता देना चाहता था, लेकिन नहीं, सिर्फ तुम्हारी खातिर। कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता। अपना घर, अपने लोग, अपने सपने और रुतबा छोड़कर मैंने तुम्हारे खातिर मौत को चुना। उस पूरे चाँद की रात जानबूझकर उस वैम्पायर का शिकार बना, क्योंकि मैं जानता था कि उस दिन अगर किसी भी वैम्पायर ने मेरा शिकार किया तो मैं भी उसके जैसा ही बन जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी तकलीफ़ सही है मैंने तुम्हें पाने के लिए, कितना इंतज़ार किया है मैंने। मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे ज़रूर अपना लोगी अब। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी ख्वाहिश की आंखें खुल जाती है। वो उससे अपने चेहरे की तरफ झुका हुआ और अपने इतने करीब देखकर डर की एक तरफ हो जाती है। वो कहती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे। वह ख्वाहिश के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन ख्वाहिश उससे दूर हो जाती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे, छूना मत। वह गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए मैं तुम्हें यहाँ उठा के नहीं लाया हूँ।
तुम मेरे परसों का इंतज़ार हो, मेरा प्यार हो। जब तुम मुझे खुद से दूर करती हो तो जानती भी हो कितना बुरा लगता है मुझे। वह अपना हाथ ख्वाहिश के गालों को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाता है, ये देखकर ख्वाहिश डर से आंखें बंद कर लेती है और इसकी मदद के लिए चिल्लाती है। उसके मुंह से आरफ का नाम निकलता है। वो जोर से चिल्लाते हुए आरफ का नाम पुकारती है। आरफ का नाम सुनकर वह आग बबूला हो जाता है और वहाँ से उठकर दीवार पर जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है, और नफरत है मुझे उससे। जब तुम उसका नाम लेती हो तब मुझे उससे और भी ज़्यादा नफरत होती है। ख्वाहिश उससे गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। ख्वाहिश ने आरफ का नाम पुकारने के साथ ही आरफ को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आंखें बंद करके उसकी आवाज़ की गूंज को महसूस कर लेता है। वह उस आवाज़ की दिशा में हवा की गति से भी भागते हुए वहाँ आ चुका था। वह ख्वाहिश को छूने के लिए बढ़ रहा था। उस साए के हाथों को पकड़ लेता है और उससे उसी हाथ को पकड़कर हवा में उठाते हुए जोर से दूर फेंक देता है। दूर गिरते ही वह फुर्ती के साथ खड़ा हो चुका था। आरव उसे गुस्से में घूरते के देखने लगता है और उस पर हमला कर देता है। उस साए का चेहरा अभी भी झुका हुआ था। वह आरव को हमले से बचने के लिए कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि आरव का सामना कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। आरव उसकी गर्दन पकड़कर उठा देता है और कहता है, तुम्हारे अंदर से एक प्योर वैम्पायर की होने की बदबू नहीं आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? तुम्हें अपनी औकात का ख्याल नहीं आया? आरव उसका सर दीवार पर जोर से मार देता है और छोड़ देता है। वो चोट खाते हुए नीचे गिर जाता है। फिर आरव उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। वो साया जोर से चिल्लाता है। आरव उसका मांस खींचने की कोशिश करता है। वो अपने आप को आरव से छुड़ाकर थोड़ा दूर हो जाता है। उसे लगने लगता है अगर वह अब यहाँ से भागा नहीं तो आरव उसे यहीं समाप्त कर देगा। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर आरव उसे भागने नहीं देता। वह उसके पेट में अपने लंबे नाखूनों को घुसा देता है। आरव के नाखून उसके पेट के आर पार हो चुके थे। आरव उसे पूरी तरीके से मार देता है। इससे पहले कि आरव को ख्वाहिश की आवाज़ आती, वह होश में आ रही थी। आरव अपने नाखूनों को उसके पेट से खींचते हुए अपने हाथों को नॉर्मल कर लेता है। फिर वह ख्वाहिश के पास पहुंच जाता है। ख्वाहिश को होश आ चुका था। वह अपनी आंखें खोलती और इस बार उसके सामने आरव था। वो आरव को देखकर उसके सीने लग जाती है। आरव उसे शांत करता है और पलट कर देखता है। अब तक वो साया भी वहाँ से भाग चुका था। आरव ख्वाहिश को अपनी बाहों में उठा लेता है और ख्वाहिश अपने दोनों हाथ आरव की गर्दन में डालते हुए उसके सीने पे अपना सर टिका देती है। वह आरव से कहती है, मैंने बस तुम्हारा नाम पुकारा और तुम मेरे पास आ गए। मैं जब भी किसी परेशानी में होती हूँ तुम्हें कैसे पता चल जाता है क्या रिश्ता है हमारा? क्यों तुम अजनबी होने के बावजूद भी मुझे इतने अपने से लगते हो? ये कहकर वो आरव के चेहरे की तरफ देखने लगती है। आरव एक नज़र ख्वाहिश को देखता है और फिर कहता है, तुम मुझे अजनबी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें इतना अपना सा लगता हूँ। ख्वाहिश अपना सिर वापस से उसके सीने में टिकाते हुए कहती है, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है आरव, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो। जब भी तुम मेरे पास होते हो तो एक अजीब सा एहसास होता है मुझे। ये एहसास क्या है मैं नहीं जानती। ख्वाहिश की बात सुनकर आरव हल्का सा मुस्कुराया और कहता है, तुम मुझे पसंद करने लगी हो इसलिए तुम्हें मुझे लेकर ये एहसास होते हैं। ख्वाहिश कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आरव कहता है, मैंने कब कहा कि तुम वैसी लड़की हो? मैंने तो बस ये कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। किसी को पसंद करना गलत थोड़ी ना होता है। ये कहकर आरव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। ख्वाहिश उसकी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे तुम। आरव ख्वाहिश को नीचे उतार देता है। वह ख्वाहिश से पूछता है, तुम इतना चल नहीं पाओगी क्या? हम जंगल के बहुत अंदर हैं अभी। ख्वाहिश कहती है, मैं चल सकती हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। आरव मुस्कुराता है और कहता है, तुम ज़िद्दी भी बहुत हो, बहुत ज़्यादा। वह उसके साथ साथ चलने लगता है। तो
फ्रेंड्स, क्या ख्वाहिश के मन में अपनी पुरानी यादों को लेकर चीज़ें क्लियर होने लगी हैं? क्या बहुत जल्दी ख्वाहिश की यादें, मतलब जो उसके पिछले जन्म से जुड़ी हैं, क्या वो वापस आ जाएंगी? क्या ख्वाहिश आरव को पहचान पाएगी कि ये आरव उसका आरव है? तो चलिए जानते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।